नमस्कार, मैं हूं आलोक पांडे और आप देख रहे हैं समाचार प्लस। आज हमारे साथ हैं सरल स्वभाव के लेकिन बेबाक और सीधी बात करने वाले, साथ में दिलचस्प बात करने वाले पूर्व डीजीपी आनंद लाल बनर्जी जी। स्वागत है सर आपका इस कार्यक्रम में। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, जो सवालों का एक बड़ा जखीरा मेरे मोबाइल फ़ोन पे आपके लिए है, और चूँकि आप एक लंबे समय तक डीजीपी रहे हैं तो बहुत सारी बातें आपसे मुझे करनी है। पर शुरुआत वहाँ से करेंगे, जब आप 2014 में डीजीपी बने तो कई लोगों को आपने बाईपास कर दिया। उसमें एक आईपीएस गुप्ता जी, आप काफ़ी नाराज़ भी रहे। क्या था ये पूरा मामला और कैसे मतलब आप इसको देखते हैं? देखिए, डीजीपी बनाना जो है वो मुख्यमंत्री पर निर्भर करता है। मुख्यमंत्री जी का चॉइस होता है। वो ये निर्णय करते हैं कि कौन उनके आदेशों का बढ़िया अनुपालन करवा पाएगा, कौन क्राइम का कंट्रोल कर पाएगा, कौन पुलिस को लीड कर पाएगा, उसको मुख्यमंत्री जी जो है वो डीजीपी बनाते हैं। जहाँ तक किसी व्यक्ति के नाराज़गी की बात है, मैं इससे वाकिफ़ नहीं हूँ। इस संबंध में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन काफ़ी विरोध भी उन्होंने पीठ पीछे तो किया ही किया आपका। देखिए, पीठ पीछे जो विरोध होता है वो किया होगा, इसका मुझे कोई वो नहीं है, आइडिया नहीं। मतलब आपके सामने कभी ऐसा कोई मेरे विरोध सामने नहीं ऐसी आया? कोई बात कभी कोई बातें जो आपके नहीं, मेरे सामने ऐसा कोई वाकया नहीं आया। अच्छा, जब आप हटे तो उनको भी डीजीपी बनाया गया, एक ही जी हाँ। महीने के लिए बनाया गया, तो वो क्या ऐसा कारण रहा कि उनको एक महीने क्या संतुष्ट करने के लिए कि आप एज अ डीजीपी रिटायर हुए हैं, या इस टाइप से डीजीपी, कम समय के लिए डीजीपी बनाया जाना आप किस तरीके से देखते हैं? सरकार की क्या ऐसी नीति है जिसमें लोगों को कम समय में डीजीपी बनाया जाता है, या एक महीने के लिए डीजीपी, 2 महीने के लिए डीजीपी? पता है उनका कार्यकाल खत्म होने वाला है, इतनी देर में पुलिसिंग समझ भी नहीं पाएंगे, पर उनको डीजीपी बना दिया जाता है। ये तो जो निर्णय लेते हैं उन पर निर्भर करता है कि वो किसी को क्यों एक महीने के लिए बनाते हैं। जहाँ तक मुझको मालूम है, जब मेरे बाद अरुण गुप्ता जी को बनाया गया था डीजीपी, वो मुझसे सीनियर थे। उनका कार्यकाल 1 ही माह शेष था। यह स्पष्ट था कि शायद उनको एक्सटेंशन दिया जाएगा 3 महीने का, उनका कार्यकाल 4 महीने का हो जाएगा या ज़्यादा कर सकते हैं, मगर ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ, क्या कारण है, क्या होता है, ये मैं नहीं बता सकता हूँ। जहाँ तक कि किसी व्यक्ति को कम काल के लिए डीजीपी बनाने की बात हो सकता है कि आगे किसी को एडजस्ट करने के लिए इस तरह से सेटिंग की जाती है कि उसका कार्यकाल कम हो। ये एक कारण हो सकता है। या तो मतलब इसके अतिरिक्त मुझको नहीं मालूम है कि कम कार्यकाल क्यों किसी को दिया जाए। मतलब आप कहते हैं एक सिस्टम है कि किसी को 1 महीने के लिए बनाने के बाद उसके आने वाले आदमी को सही जगह पे या डीजीपी के लिए पोस्ट करने के लिए पूरी प्रक्रिया होती है? देखिए, मैं अपने बारे में कह सकता हूँ कि जब मुझको डीजीपी बनाया गया था तो मुझे 15 दिन पहले ही पत्र पकड़ा दिया गया था जिसमें मुझको डीजीपी नियुक्त किया गया था। मैं मानसिक रूप से और हर प्रकार से रेडी था कि मुझको डीजीपी बनना है। मैंने किसी को बताया नहीं था घर के अलावा, परंतु ये बात थी। मुख्यमंत्री जी जानते थे, प्रमुख सचिव गृह जानते थे, मुख्य सचिव जानते होंगे, मगर ये इसी तरह से ये काम होता है। तो इसलिए मेरे पास तो इतना समय था। जहाँ तक कि अरुण गुप्ता जी की बात है, जैसा आप कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उनको पहले से इल्म रहा होगा, क्योंकि जब मैंने अपना चार्ज छोड़ा है उसके बाद भी आधे दिन तक, उस रात तक, 31 दिसंबर की रात तक कोई नियुक्ति नहीं हुई थी। 1 जनवरी के सवेरे जो है वो नियुक्ति हुई थी। तो इसलिए किन कारणों से ये, चूँकि देखिए डीजीपी का पद जो है वो अपने में एक बड़ा भारी पद है, बड़ा गंभीर पद है। उस पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। तो उसको चुनने के लिए जो मुख्यमंत्री जी हैं उनको भी बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती होगी। उनको सोचना पड़ता होगा कि फलाना को डीजीपी बनाए अथवा नहीं बनाए। इसको बिना सोचे समझे नहीं किया जा सकता है। इसलिए ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि न केवल पॉलिटिकल है, एडमिनिस्ट्रेटिव भी है, एवं अन्य चीज़ों को भी ये वो करती है, कंसिडर करती है।
अच्छा, आपने एक चुनने की बात कही कि किसी को चुनना बहुत बड़ी एक चीज़ होती है, तो जी हाँ। आपने तो अपना करियर चुना एज आ IPS। हाँ, कोई बनना नहीं चाहता तो क्या कोई ऐसी घटना थी या उसके पीछे कोई ऐसी दिलचस्प स्टोरी थी कि आप IPS बनना चाहते थे या IAS बनना चाहते थे? देखिए मैं सही बात बताऊं, मुझे नहीं मालूम है, जो भी लड़का, जो भी बच्चा यूपीएससी अटेम्प्ट करता है, कोई भी दूसरी सर्विस नहीं चाहता है। सब के सब या तो आईएएस चाहते हैं या कुछ उसमें होते हैं जो कि इंडियन फॉरेन सर्विस चाहते हैं। बाकी सर्विसेज की चॉइस उनकी सेकेंडरी या टर्शियरी होती है। तो इसलिए जब आईएएस नहीं मिलता है तो एज अ रिजल्ट अन्य सर्विसेज मिलते हैं, उसको वो अडॉप्ट करते हैं और उसमें वो चाहते हैं। तो ये बाय चॉइस आप कह सकते हैं कि फर्स्ट चॉइस नहीं है तो सेकंड चॉइस है। तो इसलिए कोई ऐसी बात नहीं थी। मैं जब यूपीएससी में बैठा था, मेरा भी फर्स्ट चॉइस आईएएस था, नहीं हुआ कोई बात नहीं, मुझे अपना सेकंड चॉइस होम कार्डर मिल गया, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, जब आप जॉब में आ गए, आप IPS बन गए, तो कुछ जो ऐसी ऐसी पोस्टिंग हुई होंगी जिससे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ा, घटनाओं पे नियंत्रण करने की जो क्षमता थी, मतलब एक पढ़ाई करने के बाद उसको प्रैक्टिकल करने में बहुत अंतर हो जाता है। कौन कौन सी ऐसी ऐसी अपनी जो पोस्टिंग आप उसको बहुत मेन मानते हैं जिसने आपको इतना ज़्यादा पॉलिश किया कि आप एक DGP की पोस्ट तक गए और एक सरकार ने आप पे भरोसा जताया कि आप DGP क्राइम कंट्रोल कर सकते हैं, प्रदेश संभाल सकते हैं? देखिए, पुलिस अधिकारी जो है उसके हर पायदान पर कोई ना कोई चैलेंज जरूर होता है, कोई ना कोई चुनौती जरूर होती है। किस प्रकार की? सबसे पहले मैं ASP गोरखपुर पोस्ट हुआ। वहाँ पर हल्ला हुआ करता था कि फलाना गैंग है, फलाना माफिया है। मैं नाम ले लेता हूँ, पंडित हरिशंकर तिवारी का नाम आता है, तिवारी शाही का नाम आता है। तो इस तरह से वहाँ पे ये बात थी। वहाँ पे एक चीज़ मुझे सीखने को मिली कि किसी चीज़ को, हर चीज़ को, पुलिस अधिकारी को हर चीज़ को बड़ा सिंसियरली और होलिस्टिकली लेना चाहिए। वो इसको ये नहीं कह सकता है कि ये चूंकि इस तरह की घटना हो चुकी है मैं इस तरह से कर सकता हूँ। हर घटना अपने में एक मिसाल है। हर किसी घटना को आप पिछले किसी घटना से जोड़कर उसका नतीजा नहीं निकाल सकते हैं। मान लीजिए कहीं डकैती पड़ गई है, तो वो डकैती जो है वो अपने में अलग है, उसको आपको वर्कआउट करना है। आप इस बात पे नहीं जा सकती इससे पहले इस गांव के 2 किलोमीटर दूर एक डकैती पड़ी थी, उससे हम इसको जोड़ें। हो सकता है कि उसके आदमी इसमें रहे हों, मगर वो एक अलग घटना, ये एक अलग घटना है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। मेरे मतलब माफिया वॉरफेयर का मेरे पास पहला जो वो हुआ, मैं गोरखपुर में था। उन दिनों गोरखपुर में महाराजगंज जो है वो गोरखपुर का हिस्सा होता था और मैं क्षेत्राधिकारी महाराजगंज होता था। महाराजगंज का मेरा पहला थाना महाराजगंज था, जो कि गोरखपुर से करीब करीब 80 किलोमीटर दूर था। तो एक दिन सवेरे किसी काम से मुझको महाराजगंज जाना हुआ। ये तय था कि रात भर वहीं बिताएंगे। जब मैं मेन रोड से जा रहा था, सवेरे की बात थी, तो दाहिने से मैं मेन रोड के पुलिस लाइन की ओर जा रहा था। उधर से एक दूसरी गाड़ी आई, उसमें से एक आदमी ने हाथ दे के कहा, अरे सीओ साहब रुक जाइए। तो मैंने कहा पता नहीं कौन है ये। तो मैंने रुक के देखा तो मैं पहचाना, अमरमणि त्रिपाठी था। वो मेरे पास आया जाया करता था क्योंकि मैं सर्कल अफसर था, वो उस इलाके का था, नेतागिरी करता था, वो आया जाया करता था। तो उसने कहा उस समय नेता थे कि माफिया भी थे? उस समय नेतागिरी कर रहे थे कि माफियागर्दी भी करते थे? वो हरिशंकर तिवारी के साथ थे। तो अब हरिशंकर तिवारी उन दिनों माफिया कहलाते थे, ये उनके साथ थे, तो माफिया ही रहे होंगे, या हम ये मान के चलें कि माफिया गिरोह में थे। अच्छा, उनसे उनकी रिश्तेदारी भी थी। अमरमणि त्रिपाठी जो हैं हरिशंकर तिवारी जी के बहने या किसके लड़के, जहाँ तक मुझको याद है, पूरी तरह याद नहीं है, मतलब रिश्तेदारी अच्छी खासी थी। तो उन्होंने कहा मुझको गोली लग गई है। खुद वो गाड़ी चला रहे थे, एक एम्बेसडर चला रहे थे सफ़ेद रंग की।
तो मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, आप बैठे हैं, मुझे तो कहीं गोली नज़र नहीं आ रही है। तो उन्होंने मुड़ के पीठ से दिखाया तो हाथ के पीछे जो है वो लाल रंग फैल रहा था, वह उनको गोली लगी थी। तो मेरे लिए पहला मौका था कि मैं क्या करूं। खैर मैंने तुरंत उनको अपनी गाड़ी में लिया, अस्पताल चला गया। वहाँ से मैंने एसपी सिटी को फ़ोन किया, कहा सर मैं यहाँ आया हूँ, फलाना आदमी को गोली लगी है और वो कह रहा है कि धर्मशाला पे, जहाँ की पंडित हरिशंकर तिवारी का हाता है, वहाँ पे गोली चली है या उस इलाके में गोली चली है। वो एसपी सिटी आए तो ये मेरे लिए एक, और किसने चलाई थी ये पता चला? नहीं ये देखिए, ये उन्होंने आपस में आपसी बैर था, उसमें चलाई होगी। वो इन्वेस्टिगेशन जो है वो सीआईडी ने की थी, इसलिए मुझे ये याद नहीं कि वो किसने चलाई। अच्छा, आप एक बार हरिशंकर तिवारी के हाथे पे भी पहुंच गए थे? जी हाँ। वो क्या स्टोरी थी जब आपने बताया था थोड़ी देर पहले जब बातचीत हो रही थी कि वहाँ मैं पहुँचा, वो माफिया जैसे लगे ही नहीं मुझे और वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं था? वो क्या स्टोरी है, हमारे दर्शकों को जरूर बताइए। ठीक है, वो कहानी भी सुना देते हैं। जैसे मैंने बताया कि महाराजगंज हिस्सा था गोरखपुर का, तो नौतनवा सुनौली भी हिस्सा था गोरखपुर का। तो मुझसे ये कहा गया कि फलाने मामले में आप हरिशंकर तिवारी से पूछताछ करिए। तो मैं जितने भी पुलिस वालों से पूछूं हरिशंकर तिवारी, कोई बोलने को तैयार न हो। तो मैंने कहा ये तो बड़ी अजब बात है। खैर पता किया तो पता चला वो सुनौली में अपने हाथे पे, पूरब में हाथा एक होता है जहाँ पर कि फार्म हाउस कह लीजिए, उस टाइप पे है। तो मैं कहा ठीक है। तो मैंने फोर्स ली अपनी और मैं चल दिया। भाई ये मामला था कि कितनी फोर्स लेके गए थे? मैं एक प्लाटून पीएसी ले गया था और उसके साथ लोकल एसओ को ले गया था। तो ले वहाँ पहुँचा तो बताया गया कि साहब सुनौली में है वो। चला, नौतनवा से सुनौली भी 9 किलोमीटर का रास्ता है। तो बीच में देखा एक डबल स्टोरीड मकान टाइप का है, मैंने ऊपर भी रहने का, नीचे भी बना हुआ है, पक्का पूरा पुख्ता मकान है। कहा साहब ये हाथा है हरिशंकर तिवारी का। मैं कहा अच्छी बात है। मैं वहाँ पहुँचा, मैंने उस घर को घेर लिया, मैंने फोर्स थी मेरे पास, चारों तरफ से घेर लिया। खटखटाया तो एक आदमी निकल के आया। पूरब में जो है छोटी धोती चलती है, फतुआ, छोटी धोती और फतुआ ऊपर एक, जिसमें जेब रहती है। हाँ, उसमें पैसा वैसा रख लेते, चुनौटी लोग रख लेते हैं। तो एक आदमी निकल के आया, गांव का था। तो मैंने पूछा, मैं कहा कि हरिशंकर तिवारी को बुलाओ, बड़ी जोर से कड़क आवाज में कहा ताकि असर पड़े उस पर। तो वो चला गया अंदर। थोड़ी देर बाद एक और आदमी निकला उसके साथ, वो भी छोटी धोती और फतुआ पहने था। अच्छा, वो भी देखने में कोई 5 फीट 6 इंच के रहे होंगे या 5-7 रहे होंगे, और एवरेज आम आदमी की तरह से वो निकला। तो मुझे बड़ी नाराज़गी हुई। मैंने कहा कहाँ मैंने माफिया को बुलाया है, कहाँ ये लोग चले आ रहे हैं, बड़ी गलत बात है। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा मैंने तो कहा था कि हरिशंकर तिवारी को बुलाओ। तो उसने धीरे से कहा तो मैं ही हरिशंकर तिवारी हूँ। तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा कि कहाँ मैं सोचा करता था माफिया जो है वो 6 फुट 3 इंच लंबा होगा, बड़ी बड़ी मूछें होंगी, बड़े बड़े आंखें होंगी, बच्चा देख के रो दे रात को, इस तरह का होगा। ये क्या माफिया है। खैर अच्छा, एक खासियत है, देखिए वो जो घर था जिसमें पंडित जी थे, अपने पंडित हरिशंकर तिवारी थे, वो अकेला एक घर था। उसके 1 किलोमीटर के दायरे में कोई दूसरा घर ही नहीं था, सब खेत था, खेत खलिहान था। और उसके नीचे जानवर बंधे थे, 2-3 गाय बंधी थी, एक भैंस बंधी थी शायद। और ऊपर रहने का था और कोई तीसरा आदमी नहीं था। पता नहीं मैंने किस तरह का ये माफिया तो है। कुछ वेपन वगैरह कुछ बरामद हुआ वहां से? कुछ नहीं भाई, तो मैंने आप पूरा मतलब सर्च लिया। ऐसे ही अकेले एक चले गए? देखिए कांड हो गया, बिकरू कांड हो गया, तो उसमें भी पुलिस गई थी और वो कांड आपने सबने देखा। उसके बाद जो है कितने पुलिस वालों की वहाँ पे एक मास किलिंग हुई। बिखरू कांड जो है वो एक बहुत ही वो एक ट्रेजेडी है पुलिस के लिए, यूपी पुलिस के लिए। उससे बड़ी ट्रेजेडी
इधर हाल फिलहाल नहीं हुआ है। वो बहुत ही अनप्लैंड आप बेतरतीब तरीके से एक किया। प्लाटून लेके गए थे तो 6-7 ही लोग चले गए थे, वो भी इतने बड़े क्रिमिनल के यहाँ। इतने बड़े क्रिमिनल की बात नहीं है। किस नियत से गए थे, कितने बजे गए थे, उससे पहले उन्होंने उस जगह की रेकी की थी कि नहीं की थी, हाँ, और वो ये क्या चाहते थे, यही नहीं आइडिया है। अब लोग कह रहे हैं कि वो एनकाउंटर करने गए थे, ये सही है या गलत है ये भी कहना बड़ा मुश्किल है। तो उसमें इनकाउंटर स्पेशलिस्ट कुछ लोग थे आपके? आप तो सबको जानते रहे हैं। होंगे साहब। देखिए, मैं तो मेरे पास तो उस जगह के लिखित रिकॉर्ड नहीं है। मैंने तो सिर्फ जैसे आप लोगों ने जो अखबार में या मीडिया से सुना है, समझा है, उसके अनुसार जो मैं जानता हूँ, तो उसमें अनप्लैंड था सब कुछ। और उसके चलते फिर कोई ऐसी बात हुई होगी जिसके चलते कि दूसरी ओर से गोली चली है। क्योंकि नॉर्मली मेरी इस इतनी सर्विस में इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है जिसमें कि पुलिस पर इतनी गोलियां चले कि एक साथ 6 मर जाए पुलिस वाले, और सब के सब जिनके पास असलहे हों। ये नहीं कि बिना असलहे के गए थे, सब के सब विद असलहे गए थे। इनको ट्रेनिंग मिलती है कि गोली चले तो कैसे छुपना चाहिए, क्या करना चाहिए, कहाँ फायर करना चाहिए। अगर इन सब के बावजूद भी 6 पुलिस वाले मरे हों तो अपने में एक बहुत ही विचारणीय चीज़ है। अच्छा, आपने कभी इनकाउंटर वगैरह में? नहीं, मैंने कभी नहीं किया। क्यों ऐसा? देखिए, इनकाउंटर तब होता है जबकि मुझ पर कोई गोली चलाए, तब मैं उस पर गोली चलाऊं। तो ऐसी कोई घटना ही नहीं हुई है, ऐसा कोई वाकया ही नहीं हुआ कि मुझ पर कोई किसी ने फायर किया हो और ये ज़रूरत पड़ी हो कि मैं फायर करूं। आज तो इनकाउंटर के 2 स्वरूप, 2 डेफिनेशन हो गए, एक हाफ इनकाउंटर, एक फुल इनकाउंटर। ये क्या है? क्या कहें, ये तो ये लोकल टर्म्स हैं, ये पुलिस वाले आपस में इस्तेमाल करते होंगे। इसका कोई लिखत पढ़त में तो है नहीं कि हाफ एनकाउंटर, फुल एनकाउंटर। एनकाउंटर तो एनकाउंटर ही होता है, भले उसमें पैर में गोली लगे या आदमी मर जाए। तो क्या कहते हैं, मैंने इसका यही मतलब है कि पुलिस पे बहुत ज़्यादा फायरिंग हो रही है। भाई, अगर आप ज़्यादा एनकाउंटर कर रहे हैं इसका मतलब है आप पे फायरिंग ज़्यादा हो रही है, यानी कि क्रिमिनल जो है वो मनबड़ हो जा रहा है। इसके अलावा मैं क्या? क्रिमिनल तो इतने मनबड़ हो गए कि जेल के अंदर मार दे रहे हैं। जेल के अंदर मुन्ना बजरंगी को मार दिया। देखिए किस तरीके से लेते हैं आप इस घटना को? ये घटना क्या, आप किस टाइप का? ये तो गैंग वॉर था। मुन्ना बजरंगी का जो कुछ है, जो पढ़ा है, जो समझा है, वो गैंग वॉर था। और उसमें सबसे बड़ी गलती ये हुई कि जेल के जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ मुकदमा नहीं कायम हुआ। मर्डर का मुकदमा उनके खिलाफ भी कायम होना चाहिए। उनके जुरिस्डिक्शन के अंदर, उनके संरक्षण में पिस्टल के साथ या रिवॉल्वर के साथ बाकायदा एक आदमी की हत्या कर दी जा रही है। इससे बड़ा कोई मौका नहीं है उसका, क्या कहते हैं, इससे ज़्यादा गंभीर कोई अपराध नहीं हो सकता। मेरी कस्टडी में कोई हो और उसको कोई मार दे तो वो अपने में एक बहुत गंभीर अपराध है। अच्छा, आपके समय में तो आपने अपने ऑर्गेनाइज क्राइम का एक एरा देखा पूरा का पूरा। हाँ, देखा। जब लोग 1-2 गोली नहीं मारते थे, मतलब वो बदले की इतनी भावना रहती थी कि 100-100, 150-150 गोलियां मार देते थे। तो क्या था वो उस समय, कितनी टिपिकल होती थी पुलिसिंग? और आपको लोगों को जब खबर मिलती थी, कौन कौन लोग थे उस समय जो इस टाइप के कृत्य को अंजाम? आप जो कह रहे हैं मैं समझ रहा हूँ, ये आप श्री प्रकाश शुक्ला की बात कर रहे हैं, जिसने कि गोरखपुर, लखनऊ, दिलीप होटल, इंदिरा नगर, ये जो जनपद, ये जहाँ पर क्रॉसिंग है, रेलवे क्रॉसिंग, वहाँ पर ऐसी कौन सी जगह है जहाँ उसने 100 से कम गोलियां न चलाई? क्या उसका मोटस ऑपरेंडी क्या था? वो क्या सोच के इस टाइप से गोलियां मारता था? और उसका मंशा क्या आपको लगी? आप मतलब आपने जब कभी उसके बारे में आपने सोचा होगा कि करना क्या चाहता है, ये क्या स्थापित क्या करना चाहता था? मैं कभी वो मेरे आमने सामने नहीं हुआ या कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि मैं उसको चेज करूं या कोई बात पड़े, मगर एक बात स्पष्ट है कि उससे ज़्यादा डेस्परेट क्रिमिनल, उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट क्रिमिनल मैंने
नहीं देखा है, नहीं सोच, मतलब मेरे नज़र में नहीं आया है। वो जो कर लेता था वो शायद ही कोई कर सकता हो, जिस तरह का था, डेस्परेट था वो। मतलब वो सीधे से बात करने पे सीधे गोली मार देता था। उसके लिए मर्डर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। आपका एक झापड़ किसी को आप मारने चले तो आप 2 बार सोचेंगे कि मारें या नहीं मारें। अब वो गोली बिना सोचे मार देता था। अब ये सोचिए, तो उससे ज़्यादा डिस्पेटा। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये इस बात को फैलाया गया। अब सही है गलत है नहीं कह सकता हूँ कि उसने मुख्यमंत्री की भी वो ले रखी थी। मतलब आप इसको मानते हैं गलत भी हो सकता है ये? आपको लगता है गलत भी हो सकता है क्या? मतलब आपने कहा सही है कि गलत है, तो क्या गलत भी हो सकता है? मुझे नहीं मालूम सही है कि गलत है, क्योंकि मुझे इस संबंध में कोई बात नहीं मालूम। मगर जब ये कहा गया, जब मुख्यमंत्री जी खुद कह रहे हैं और कल्याण सिंह ऐसा मुख्यमंत्री कह रहा हो, तो मानने की बात है कि मानना पड़ेगा कि उनके लिए सुपारी ली गई थी। अच्छा, आपके टेन्योर में बहुत दुखद कांड हुआ था बदायूं का, जी हाँ, जिसमें काफ़ी भद पिटी पुलिस की और आपने खुद जाके सब कमान भी संभाला कमान। जी हाँ। तो क्या आपको ऐसे ग्लिचेस वहाँ पे लगे जिसके कारण इतना बवाल मचा, और क्या कहते हैं, इतनी पुलिस की भद पटी और हर तरफ जो है वो नारेबाजी और सरकार को घेरने से लेके पुलिस वालों पे बहुत लंबे लंबे आरोप उस पे लगे? लेकिन एकदम दिल खोल के बताइएगा जो चीज़ सही है। जो किताबी, जो उस समय जो हम लोगों को सारी चीजें पता चली, उससे कुछ अलग हट के ही बताते, जो मुझे मालूम है, क्योंकि आप खुद गए थे वहां पे। मैं गया था और मैंने उसको मैंने समझने की कोशिश की थी। देखिए, सबसे बड़ी बात ये थी, अगर आपको याद हो, बदायूं घटना ये थी कि बदायूं के गांव में एक दिन 2 लड़कियां एक ही पेड़ से लटकी हुई पाई गई। दोनों मर चुकी थी। यह वो लगाया गया उन लोगों पे कि ये लोग जो हैं फलाना के साथ चली गई थी, उन लोगों ने इनको रेप किया, रेप करके इनको टांग दिया। ये 2 स्तर पे वहाँ पे झगड़ा हुआ, या 2 स्तर पे वहाँ कार्रवाई हुई। एक पॉलिटिकल, बीएसपी वर्सेस एसपी, बहुजन समाज पार्टी बनाम समाजवादी पार्टी। बस समाजवादी पार्टी की ओर से वहाँ के जो यादव थे वो थे, या उनको ये माना जाता था कि उन्होंने समाजवादी पार्टी को सपोर्ट किया है। दूसरी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की थी। वहाँ के जो दूसरे बैकवर्ड थे, अन्य ओबीसी थे, वो इस मामले में थे। वो दोनों लड़कियां ओबीसी की थी। यह जब हुआ, खैर हम जब गए हैं तब तक लड़कियों का पोस्टमार्टम हो चुका था, और उससे पहले मैंने वहाँ पर अपना जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला है उनके लोगों को भेज दिया था। उन्होंने वहाँ पूरा अपना देख लिया था और उसकी रिपोर्ट मेरे पास थी। जो वहाँ पे आरोप लगते हैं कि रेप हुआ था, रेप नहीं हुआ था। ये बात मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी, तो मुझ पर बड़ा आक्षेप हुआ था। परंतु इसी बात को बाद में सीबीआई ने जो इन्वेस्टिगेशन किया है उसमें सही पाया है कि उन दोनों लड़कियों का रेप नहीं हुआ था। नंबर 2, उनके वो लड़कियां जो हैं बाहर पकड़ी गई थी उन्हीं के रिश्तेदार के द्वारा। उसी रिश्तेदार ने रिश्तेदारी में जो जिसको कहते हैं ये अपने साख को रखने के लिए जो क्राइम होता है, ऑनर किलिंग, ऑनर किलिंग, ये दोनों जो है, ये दोनों लड़कियां दुर्भाग्य से ऑनर किलिंग इनका हुआ था। यही इतना है, यही मैं कहता हूँ। उसके चलते पुलिस पे बड़ा आक्षेप हुआ। दुर्भाग्य से वहाँ जो एसपी थे उनको सस्पेंड करना पड़ा। वहाँ पर जो सिपाही थे उनको बर्खास्त करना पड़ा। वो लोग दोबारा नौकरी में आ गए हैं। तो इसलिए वहाँ पे उस समय जो है ये पूरी विभीषिका इस प्रकार से बनी थी कि उन दिनों जो समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट थी उसको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान। अच्छा, एक किस्सा और भी आपका था। अभी आपने बताया कि पॉलिटिकल कितना प्रेशर रहता है और उसमें आपको अपने ही लोगों को सस्पेंड करना पड़ता है। आजम खान से भी जुड़ा एक किस्सा आपके साथ था कि उन्होंने कुछ लोगों को बाइक पे पकड़ लिया था, एक चौकी इंचार्ज ने,
उसके बाद सीधे आजम खान की पैरवी आपके पास आ गई थी और तत्कालीन मुख्यमंत्री तक ने आपसे पैरोकारी की थी कि अधिकारियों को हटाइए। नहीं, मुख्यमंत्री जी ने मुझे नहीं कहा था किसी को हटाने को, मुझे नहीं कहा था। इसमें ऐसा हुआ था कि एक चौकी इंचार्ज ने एक मोटरसाइकिल पे 3 लड़कों को रोक लिया था। अब विभिन्न मामलों में उन पर मुकदमा कायम हो गया, कुछ मिला भी था उन पर संभवतः, और उनकी थोड़ी ठुकाई पिटाई हो गई थी। उनमें से कोई एक जो है वो उस दिनों कैबिनेट मंत्री थे श्री आजम खान, उनके बड़े करीबी थे। रामपुर का मामला है। तो जब ये घटना हुई तो एक दिन मेरे पास आजम खान साहब का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि फलाना उप निरीक्षक को आप सस्पेंड कर दीजिए और पूरे चौकी को बदल दीजिए। तो मैं कहा साहब मुझे तो अभी तक कोई इसकी जानकारी नहीं है। अच्छा, आजम खान ने खुद कॉल किया? उन्होंने एसपी को ना करके सीधे आपको कॉल किया या एसएसपी को ना करके सीधे? हो सकता है उन्होंने एसपी से बात की हो, मगर उन्होंने मुझे कॉल किया। मैंने एसपी को फ़ोन मिलाया, मैंने पूछा क्या है, तो उसने कहा कि उसने मुझे सही बात बताई कि इसमें पुलिस की कोई वो नहीं है, गलती नहीं है। जब ये बताया तो मैंने छोड़ दिया उस मामले को। दोबारा आया मंत्री जी का फ़ोन मेरे पास और कहा कि आपने इसमें कुछ नहीं किया। मैंने उनको बताया जो एसपी ने मुझे बताया था, और कहा उन्होंने कहा सर एसपी झूठ बोल रहा है, आप एसपी को ही हटाइए। तो मैं चुप रहा, मैं कुछ नहीं बोला। मैंने एसपी को भी नहीं हटाया। उसके बाद ये मामला मंत्री जी जो है मुख्यमंत्री के स्तर पे ले गए। उनके समक्ष मुझसे बातचीत हुई और मुझ पर फिर ये कहा गया कि आप एसपी को हटाइए। मैंने कुछ नहीं कहा, वहाँ पे कुछ नहीं कहा। मुख्यमंत्री जी के सामने क्या कह सकता हूँ? वो खुद पूरे प्रदेश को इधर से उधर कर सकते हैं, तो एक एसपी के लिए कौन सी बड़ी बात है? वो जैसा कहते मैं वैसा करता। लेकिन वो हट गया था एसपी? हाँ, हट गया था वो? नहीं, फिर बाद में मैंने ये तो कोशिश की कि एसपी सस्पेंड ना हो, तो सस्पेंड नहीं हुआ मगर हटा दिया गया। जब हटा दिया गया तो फिर मेरे पास फिर फ़ोन आया मंत्री जी का कि किसी एसपी को वहाँ पोस्ट कर दीजिए। तो मैंने कहा साहब अब आप बताइए मैं किसको पोस्ट कर दूँ? फिर आपके कोई मन का नहीं होगा तो फिर हाँ, आपके मन का नहीं होगा तो फिर समस्या आएगी। कह नहीं आप जिसको पोस्ट कर देंगे उससे चल जाएगा काम। तो मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने किसी की पोस्टिंग नहीं की। अंत में फिर जो है उन्होंने अपनी मर्जी की किसी को पोस्ट करवा लिया। तो किससे कह के कराया था? किससे कह के पोस्ट कराया? उन्होंने मुख्यमंत्री जी से कह के कराया। मतलब वो अपने क्षेत्र में सिर्फ अपने लोगों को चाहते हैं, जैसा वो चाहे वही चले? अब हर पॉलिटिशियन यही चाहेगा। आप देखिए अभी हाल में एक विधायक जी जो हैं एक डॉक्टर से झगड़ा कर रहे हैं सीएचसी में कि आप फलाना काम नहीं कर रहे हैं और कर रहे हैं। हर पान मसाला खा के, हर पॉलिटिकल नेता पान मसाला खा के, वो भी पान मसाला खा के विधायक जी झगड़ा कर रहे थे। अभी हाल में वो आया था, ये उस पर देखा। तो समस्या ये है कि कोई भी नेता, कोई भी पॉलिटिशियन ये चाहेगा कि जो वहाँ का काम करने वाला हो, जो एडमिनिस्ट्रेटर हो, जो डीएम हो, जो एसपी हो, जो बीडीओ हो, जो सीडीओ हो, कोई भी हो, डॉक्टर हो, सीएचसी हो, पीएचसी हो, वो उनके मुताबिक काम करे। अच्छा, एक बहुत सवाल, बड़ा पर्सनल सवाल है ये कि जब आप डीजीपी रहे तो क्या किसी नेता या बड़े राज फैमिली से या हो सकता है मुख्यमंत्री के यहाँ से कभी उनके रिलेटिव्स ने भी आपको कॉल करके कुछ कहा हो, कहीं बुलवाया हो, ऐसा कुछ कभी होता था? है क्या? मतलब ये कितना प्रेशर होता है, क्योंकि आप एक बड़े एक मुखिया हैं, आप प्रदेश के उस समय रहे थे। हाँ। और पुलिस एक बड़ी की डीजीपी की पर्सन होता है। देखिए डीजीपी का एक काम ये होता है कि वो हर एक को सुन सके और हर एक का एडजस्टमेंट कर सके। अगर वो हर एक को ना सुने, हर एक का एडजस्टमेंट ना करे तो काम नहीं हो सकता। तो इसलिए मेरे पास भी इस तरह से फ़ोन आया था कि आप आइए, मुझसे मिलिए। तो मैं थोड़ा सा पहले सशंकित हुआ। खैर मैं गया मिलने। मैंने कहा कि मिलने में कोई आपत्ति नहीं है,
अगर कोई गलत काम कहेंगे और न किया गलत काम कहेंगे तो नहीं करेंगे। नहीं तो वो किसी पद उद पे भी थे या नहीं, कोई किसी मंत्री, पद पे। नेता, नहीं, विधायक, नहीं, किसी पद, सांसद, किसी किसी संवैधानिक पद पे थे? नहीं, सभासद भी नहीं थे? किसी पद पे नहीं, सभासद भी नहीं थे? नहीं, सभासद भी नहीं, कुछ नहीं थे। तो फिर आप क्यों चले गए? एक होता है किसी परिवार से कोई संबंध हो किसी का और वो बुलाए तो आप मना भी नहीं कर सकते, अक्सर होता है, तो चले गए। तो उन्होंने खैर जो बात करनी थी अपनी की, उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि जो पुलिसिंग से कोई खास संबंधित था अपना, मैंने समझ में लिया। मगर मैंने एक चीज़ पाया कि मेरे अलावा थोड़ी देर पहले वहाँ चीफ सेक्रेटरी भी थे, एक और पुलिस अधिकारी भी थे, वो भी मिल के गए थे, तो मैं भी उनमें से एक था जो मिल के जा रहा था, तो कोई अचरज की बात नहीं। अच्छा, मतलब कुछ लोग जो घर के लोग होते हैं पैरेलल भी चला लेते हैं? मैंने चलाते नहीं हैं, कोशिश करते चला लेने की, अगर उनकी चल जाए तो चल जाए। अच्छा, ये सब इतनी चीज़ें होती हैं तो आप लोगों के साथ हुई, कुछ डिसीजंस भी ऐसे होंगे जिसको लेकर आपको पछतावा भी हुआ होगा? कभी कोई ऐसा डिसीजन जो हमारे कैमरे के सामने आप कन्फेस करना चाहते हैं? हाँ, यश, अभी आपसे बात हो रही थी, बदायूं की बात मैं कर रहा था, तो मुझे सबसे बड़ा पछतावा ये है कि वहाँ के एसपी को मुझे सस्पेंड करना पड़ा और वहाँ पर जो है 2 या 3 कांस्टेबल्स को बर्खास्त करना पड़ा। ये मेरे मन में बहुत पछतावा है, ये नहीं होना चाहिए था। 26 जनवरी 2021 में जो दिल्ली में जो बवाल हुआ, हाँ, उसको लेके आपने एक बड़ा बयान दिया था। क्या बयान था? कि पुलिस चाहती तो इसको रोक सकती थी और सिर्फ नेतृत्व की कमी के कारण इतना बड़ा बवाल हुआ। यस, मैंने उन दिनों ये बात कही थी और मैं आज भी उस बात पे वो टिका हुआ। अगर पुलिस चाहती तो उनको बॉर्डर पे ही रोका जा सकता था। कहाँ कहाँ कमियां रह गई थी उसमें? उसमें प्लानिंग की कमी रह गई थी, उनमें इस बात की कमी रह गई, नेतृत्व की कमी रह गई थी। जो उस समय का कमिश्नर पुलिस दिल्ली था, जो भी था, मुझे याद नहीं है कौन था, हाँ, उसमें इतना दम होना चाहिए था कि वो अपनी बात पे अड़ जाता कि यहाँ पे रोकना है। नहीं तो इतना बड़ा जो एक, मैं कहूँगा खून खराबा, क्या मतलब, आधी दिल्ली हिल गई थी उस दिन। आपको याद होगा, सब लाल किले तक चढ़ के आ गए थे। लाल किले पर चढ़कर उन्होंने हर तरह का काम किया था, कांड किया था। वो रोका जा सकता था, वो बिल्कुल रोका जा सकता था। बॉर्डर पे इनको रोका जा सकता था। आप आदमी को आने देते, गाड़ियां रोक लेते, वो तो ट्रैक्टर, ट्रॉली, हर तरह की गाड़ी, आदमी, असलहा, सब कुछ घुस गया। आपने 144 की क्यों लगा रखा था? इन सब मामलों में आप 144 लगाए तो उसका पालन करना। तो इसलिए वो एक बहुत ही बड़ा वो था, क्या कहते हैं, वो बहुत बड़ी कमी थी लीडरशिप की, पुलिस लीडरशिप की। अच्छा, आज के समय में अपराध 2 तरीके से हो चुके हैं। पहले तो मतलब लोग जो एक फिजिकली किसी को हानि पहुंचाते हैं या जान से मार देते हैं, एक तो उस टाइप का अपराध हो गया। जो ऑर्गेनाइज क्राइम तो लगभग अभी उतना ज़्यादा नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी क्षणिक आवेश में हो जाता है। दूसरा जो आज के समय में जो सबसे बड़ा अपराध है, जिसमें आज का यूथ भी घुस चुका है, वो साइबर क्राइम या आर्थिक अपराध है। यस। आपको क्या लगता है कि इसको कैसे रोका जा सकता है? क्या लोगों के एसेट्स ख़त्म कर देना या एसेट्स को जब्त कर लेना इसको रोकने का एक अच्छा जरिया बन सकता है? आपने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है कि ये साइबर क्राइम का क्या करें। मैं आपको ले चलता हूँ पिछले 20 साल पहले, 20-25 साल पहले। उन दिनों साइबर क्राइम तो नहीं होता था, मगर क्राइम क्या होता था कि लाइन कटिंग हो जाती थी। बिजली की लाइन को काट के लोग ले जाते थे, उसको बेच देते थे। हाँ। उसके खिलाफ अभियान चला करता था। उस तरह से पेट्रोलिंग की जाती थी, वगैरह वगैरह, हर तरह के काम होता था। जब जहाँ तक साइबर क्राइम की बात है, ये एक डेवलपिंग क्राइम है और जो पकड़ने वाला है उससे करने वाला कई किलोमीटर आगे। तो इसको वर्कआउट करने के लिए आपको टेक्निकली क्वालिफाइड आदमियों की ज़रूरत है। मतलब एक तरीके से जो
क्रैक कर सकते हैं हैकर्स, जी हाँ, जी उनको हाँ। उनकी पुलिस में भी भर्ती होनी चाहिए। बिल्कुल, उनको आपको लाना पड़ेगा, और जो कि कंप्यूटर में, साइबर में जो वो हों, एक्सपर्ट्स हों, और किस तरह से, और आपको इस बात पे ख्याल रखना पड़ेगा कि जैसे जामतारा है बिहार में, झारखंड में। उसमें हाँ वेब सीरीज भी आई है। हाँ, वेब सीरीज भी आई है, हाँ, बहुत वेब सीरीज भी आई है। तो वो जिस कुटीर तरह से उद्योग टाइप का है वहाँ पे। वो उन्होंने जैसे ऑर्गेनाइज किया अपने आप को, या राजस्थान वाले जो हैं वो जिस तरह से कर रहे हैं, या हरियाणा वाले हैं वो जिस तरह से कर उनको रहे तो हैं, पॉलिटिकल सपोर्ट भी वहाँ पे मिला है, अब ये मुझे नहीं मालूम, क्योंकि वो पार्टी फंड करते हैं इस टाइप का क्राइम करके। हो सकता है करते हो अपने को बचाने के लिए, मगर जरूरी ये है, ये देखना जरूरी है कि इसको रोकने के लिए आपको अभियान चलाना पड़ेगा। आप एक मुकदमे को एक बार में तय करके नहीं कर सकते हैं। आप रोज ही अखबार में पढ़ते हैं कि फलाना आदमी जो है बूढ़ा है, उसको डिजिटल अरेस्ट करके इतना पैसा ले लिया। लेकिन इन सब में तो पूरा तंत्र एकदम शामिल है, अधिकारी भी शामिल हैं, उन सबको हिस्सा पहुंच रहा है, तो कैसे ये तंत्र टूटा सकता है भाई? ये तीनों जगह अधिकारी शामिल हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जामतारा में भी शामिल है, वहाँ तो पॉलिटिशियन की फंडिंग हमने बताया आपको, वो लोग करते हैं, जो लोग डिजिटल अरेस्ट कर लेते हैं, साइबर जो क्रिमिनल्स हैं वो पॉलिटिकल फंडिंग करते हैं, सरकार को फंडिंग कर देते हैं वो लोग, और पुलिस को तो मतलब जम के फंडिंग हो रही है वहाँ पे। तो नहीं तो आप बताइए कि इतने सारे सिम थोक के भाव में सिम वहाँ पे आते हैं जाते हैं, तो तंत्र है, उस तंत्र को कैसे सुधारा जा सकता है भाई? पॉलिटिकल, पुलिस, वहाँ के लोकल नेता, वहाँ की जनता क्राइम कर ही रही है। क्लस्टर जैसे नहीं होता है, क्लस्टर एक की तरह हो चुका है वहाँ पे, कुटीर उद्योग हो चुका है कि हर घर में 5 लोग बैठे हैं, डिजिटल अरेस्ट हो रहे हैं, 5 लोग बैठे हैं, वो OTP लेके लोगों का पैसा ले रहे हैं, और एक तरीके से उनके अंदर होड़ भी है कि यार आज तुमसे आया तो मैंने किया है। पांडे जी, हर क्राइम जो है इकोनॉमिक होता है ज़्यादातर। इकोनॉमी तो वजह है ही है क्राइम की। अच्छा, मैं आपको एक उदाहरण दूं। जब सन 82 में मैं महाराजगंज गोरखपुर पोस्ट हुआ, तो वहाँ एक बड़ी समस्या होती थी स्मगलिंग की। पता चला क्या स्मगलिंग हो रहा है, तो इंडिया से केरोसिन तेल उधर जाता था। तो एक आदमी ने साइकिल पे करके दो तरफ 2 कनिस्टर लगा के धीरे से गांव के बीच में से कहीं से निकल गया। वहाँ तो ओपन बॉर्डर है, भारत और नेपाल का ओपन बॉर्डर है। उधर से 2 कपड़े, जूते का 1 पीस, कोई बाजे का 1 पीस, इस तरह से वहाँ से चला आया। ये वहाँ की ये स्मगलिंग की ये वो थी, समस्या थी। आज वो नहीं है, आज वो स्मगलिंग नहीं है, बढ़ भी तो गया, अब तो सोना होना भी हो गया। वो इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, वो खत्म हो गया। अब तो वहाँ पे लोग जुआ खेलने जा रहे हैं, सारी चीजें होने लगी वहाँ पे। वो उससे उसका बड़ा रूप आ गया अब तो। हाँ, वो अलग है। उसको रोकने के लिए दोनों सरकारों को सोचना पड़ेगा। तो इस तरह से ये जो है, जो साइबर क्राइम है, इसको रोकने के लिए नेशनल स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर जिस पर काम किया गया है, किया जा रहा है, और स्टेट स्तर पर भी काम किया गया है, किया जा रहा है। बाकायदा एक पोस्ट क्रिएट की गई है जिस पर कि काम हो रहा है। हाँ, साइबर क्राइम के खिलाफ लोगों को जो क्वालिफाइड हो, जो इंटरेस्टेड हो, उनको ला के इसकी रोकथाम की कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा, जो पुलिस कमिश्नरेट हैं, क्या सोचते हैं कितना कारगर? आप हमेशा पहले भी बात करते थे कमिश्नरेट की, और अब तो चूंकि बन ही गए हैं, कमिश्नरेट्स हो गए हैं, तो कहाँ कहाँ और बनाना चाहिए, और कि कितना कारगर है, और क्या क्या सुधार की जरूरत है इसमें? सबसे पहले ये समझ लीजिए कि कमिश्नरेट बनाना किसी के पावर को कम करने की बात नहीं है। यह एक, आप पब्लिक को बेहतर सर्विस दे रहे हैं। कैसे आप पब्लिक को बेहतर सर्विस दे रहे हैं? जो बहुत सारी पावर्स एडमिनिस्ट्रेशन के पास होती है, वो आप पुलिस को दे देते हैं। जैसे लाइसेंस का हो, होटल का हो, यहाँ हुआ नहीं है मगर दिल्ली में है, लाइसेंस है, होटल के परमिट हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके पास है। तो ये बेहतर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए एक तरीका है जो कि
कारगर है। दिल्ली में कारगर है, बम्बई में कारगर है, कलकत्ता में कारगर है, चेन्नई में कारगर है, और भी बहुत सारे बड़े बड़े शहर हैं जहाँ यहाँ ये क्यों नहीं कारगर है। इसको इम्प्लीमेंट किया गया अभी? ऐसा यहाँ क्यों नहीं किया गया अभी? यहाँ पर अभी इम्प्लीमेंट तो किया गया है, पिछले 3-4 साल से तो किया ही गया है इम्प्लीमेंट। लेकिन अच्छा। पावर कम है, पावर कम दी गई है। पावर की बात नहीं, पावर ऐसा है, जब तक अलग से एक्ट बनाकर, जब तक अलग से कानून बनाकर पुलिस कमिश्नर सिस्टम आप नहीं बनाएंगे, तब तक पुलिस कमिश्नर सिस्टम उतना कारगर नहीं होगा। आपको जैसे दिल्ली में अलग से पुलिस कमिश्नर के लिए एक्ट बना हुआ है, उसके तहत पुलिस कमिश्नर बनाया जाता है, पुलिस कमिश्नरेट फंक्शन करती है, उसके पावर्स डिलीट किए गए हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी होना चाहिए कि आप अगर पुलिस कमिश्नर बनाते हैं तो उसको बाकायदा वो होना चाहिए, लिखत पढ़त में स्पष्ट होना चाहिए। अच्छा, ऐड की बात आप कर रहे हैं, आपसे एक बहुत सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक जो 2 एक्ट हैं उसमें किस चीज़ एक्ट को कड़ा करना चाहिए, एनएसए को कि गैंगस्टर को? किसको कड़ा किया? एनएसए एक एक्ट होता है और एक गैंगस्टर एक्ट होता हाँ। है, ये दोनों कुछ कमज़ोर हैं, आपको क्या लगता है नहीं, इसको? दोनों बहुत कारगर हैं, दोनों का इस्तेमाल अगर अच्छी तरह हो कोई दिक्कत नहीं है। दोनों अपनी जगह पे अलग अलग काम से हैं। एनएसए एक्ट पब्लिक ऑर्डर के लिए है, जब लोक व्यवस्था ध्वस्त हो जाए उस समय एनएसए का इस्तेमाल करते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का। उसका गैंगस्टर से कोई संबंध नहीं है। गैंगस्टर एक्ट वह क्राइम के संबंधित है, जब क्राइम हो या क्राइम बढ़ रहा हो तो एक गैंग की तरह से एक कौन व्यक्ति है जो गैंग का मेंबर है, उसके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई की जा सकती है, वो गैंगस्टर एक्ट का हिस्सा है। अच्छा, 2 आखिरी सवाल है आपसे। एक तो जैसे एलआईयू की जो रिपोर्ट्स होती है, हाँ, वो हमेशा से एक इंडिकेशन दे देती है कि भाई यहाँ पे सांप्रदायिक दंगा हो सकता है। अब जैसे आज भी जैसे संभल की घटना हुई, उसके बाद एक उस समय आ गया कि भाई जुमे की जो नमाज है उसको उस पर ध्यान रखना है या सोशल मीडिया पे ध्यान रखना चाहिए क्योंकि एक रिपोर्ट सबमिट हो गई है। आप लोगों के पास इस टाइप की रिपोर्ट्स आती थी, उसके बाद भी ये कैसे मतलब दंगा हो जाता था, सांप्रदायिक दंगा हो जाना? एलआईयू इतनी इन्फॉर्मेशंस के बाद टेक्निकली आजकल बहुत साउंड हो चुकी है पुलिस, छोटी छोटी चीज़ें, मुखबिरी तंत्र तो हालत खत्म हो चुका है, लेकिन कोई भी प्रशासन पांडे जी ये नहीं चाहेगा कि दंगा हो जाए। कोई भी प्रशासन ये नहीं चाहेगा कि अफरा तफरी मच जाए। हमारे पास रिपोर्ट आती है, उस पर कार्रवाई होती है। मैं ये कहूँगा कि जहाँ पर भी कोई समस्या पैदा होती है, या तो बहुत ज़्यादा दंगाई आ जाते हैं जिसमें कि फोर्स नहीं संभाल पाती है, अथवा दूसरी स्थिति ये होती है कि पहले से इतना ये स्टेप्स नहीं लिए गए हैं लीडरशिप द्वारा ताकि वहाँ पे बवाल ना हो। ये स्पष्ट है, इसलिए इन दोनों के बीच में हमको तय करना। अच्छा, ये बहुत ये जो रखे हुए हैं, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा दिखाएं इस पर। ये शेल्स हैं, हमको लगता है कि किसी तोप वोप के हैं, तो ये आपने कहाँ से लिए और ये इसकी क्या एक हिस्ट्री थोड़ा सा हम लोगों को बताएंगे हमारे दर्शकों को? बिल्कुल, ये तोप के शेल हैं। मेरे पिताजी फौजी अफसर थे, बांग्लादेश की लड़ाई में उन्होंने वो लड़े थे, उन दिनों ये ले आके आए थे। ये 120 mm तोप का शेल है और ये करीब 20 किलोमीटर दूरी तक जाती है। ये 130 mm तोप का शेल है। ये जो इसकी दूरी, जहाँ मार करने की दूरी है, ये करीब 30 किलोमीटर है। तो ये 50 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। इनको मैंने अपने पिताजी का वो धरोहर समझ के संजो के रखा है। आपसे बात करके बहुत ही मज़ा आया हमको, और हम ये भी चाहते हैं कि हम आपसे आगे भी इस तरीके के इंटरव्यू करते रहें, क्योंकि जिस तरीके से लोगों को दिखता है कि एक आईपीएस कुछ भी कर सकता है, लेकिन उनके ऊपर भी कई प्रेशर होते हैं, जैसा कि आपने अपनी बातों में कहा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर हम चाहेंगे कि किसी दिन हम लोग साथ आप जुड़ें। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने।